अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, मेरा नाम चौधरी मुजाहिद यासीन है। मैं लाहौर रियल एस्टेट का ऑनर बोल रहा हूँ। 2005 से मैं डीएचए लाहौर में ऑथराइज़ डीलर हूँ। इसके अलावा मैं डीएचए लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला, बारपुर, कोयटा में ऑथराइज़ डीलर हूँ। कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी, लिबर्टी लैंड्स, इत्तेहाद टाउन, बेशुमार नेवल एंकरेज, ग्वादर, बेशुमार प्रोजेक्ट्स में जो फ़ाइन प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हम ऑथराइज़ डीलर हैं और आपकी खिदमत 2005 से कर रहे हैं। स्पॉटलेस बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी है। पैसा पता नहीं इतना, इससे ज़्यादा भी बन सकता था, लेकिन इज़्ज़त अल्लाह ने बहुत दी है। आई एम थैंकफुल टू अल्लाह। हमेशा जब भी बजट आता है तो मैं आपको डिटेल उसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं आंसर कर सकूँ। एक्चुअली मेरे पास इस वक्त व्हाट्सएप पे तकरीबन लाहौर रियल एस्टेट के 1000 ग्रुप हैं जिसमें हमारे क्लाइंट्स हैं और उनमें तकरीबन 1.25 लाख के करीब जो है लोग हैं। किसी ग्रुप में 50 बंदे हैं, किसी में 200 बंदा है, तो एवरेज जो है वो तकरीबन 1.25 लाख बंदा जो है वो मुझसे इन टच है। डेली बेसिस पे मैं उनको आंसरिंग कर रहा होता हूँ अपने ग्रुप्स में या डायरेक्ट मैसेजेस में। तो टैक्स के चूँकि चेंजेस आई हैं तो बहुत सारे लोग बार बार सवाल पूछ रहे हैं, तो अब मैं हज़ारों लोगों को बेयाकूफ़त जवाब देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि इस ऑडियो में आपको जो भी टैक्स चेंजेस आई हैं उन पे ब्रीफ जो है फ़ीडबैक दे सकूं और इसका इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं और फ्यूचर स्ट्रेटजी हमें क्या अपनानी चाहिए, थोड़ा सा उस पर भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो है हम आते हैं कैपिटल गेन टैक्स की तरफ। पहले जो कैपिटल गेन टैक्स था वो जो है वो डिफरेंट स्लैब्स में लगता था। हर साल जो है फर्स्ट ईयर में आपका 10% था, नेक्स्ट ईयर में वो कम हो जाता था और तीसरे चौथे साल के बाद जो है वो तकरीबन ज़ीरो हो जाता था। उसमें कोई टैक्स नहीं था 4 साल बाद प्रॉपर्टी के ऊपर जो है, चाहे मकान हो चाहे प्लॉट हो। उसमें जो है वो 4 साल के बाद अगर आप बेचते थे तो ज़ीरो टैक्स था। अब इसमें ये भी था कि पहले साल 100% पे आपकी अमाउंट पे टैक्स लगता था, नेक्स्ट ईयर जो है वो आपका 75% अमाउंट पे टैक्स लगता था, थर्ड ईयर में आपका 50% अमाउंट पे टैक्स लगता था और फोर्थ ईयर में 25% जो वैल्यू थी उसके ऊपर टैक्स लगता था। जो भी उसकी वैल्यू होती थी उसकी 25% अमाउंट के ऊपर फिर जो है वो रिड्यूस अमाउंट में टैक्स लगता था। अब इसमें चेंज ये आई है कि इन्होंने इसको इस वक्त 6 साल कर दिया है प्लॉट्स की सूरत में। अगर आप प्लॉट बेचेंगे विद इन 6 ईयर तो उसके ऊपर पहले साल 15% टैक्स लगेगा, दूसरे साल उस पर 12.5% लगेगा, तीसरे साल उस पर 10% लगेगा, चौथे साल उस पर 7.5%। ये 6 साल के बाद जो है ना आपका टैक्स फ्री होगा। अगर 6 साल के बाद प्लॉट बेचेंगे तो उसके ऊपर आपका जो है वो ज़ीरो टैक्स होगा। अब उससे पहले अगर बेचते हैं तो वो स्लैब्स पहले जो थी रिड्यूस वो नहीं होंगी, पूरी अमाउंट के ऊपर जो है वो टैक्स काउंट किया जाएगा। जो भी साल होगा उस साल की परसेंटेज के हिसाब से। अब इसके अंदर जो है फर्दर जो है एक्सप्लेन कर दूं आपको कि 6 साल के बाद प्लॉट के ऊपर टैक्स नहीं होगा, 4 साल के बाद मकान के ऊपर टैक्स नहीं होगा, होल्डिंग के ऊपर स्टार्ट ये सारे ही 15% से होंगे और 2.5% each साल उसकी टैक्स की रेशो कम होती जाएगी। तो इसी तरह जो है 4 साल के बाद मकान के ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, 2 साल के बाद अपार्टमेंट के ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। फ़र्ज़ किया आप आज अपार्टमेंट लेते हैं और 2 साल के बाद बेचते हैं तो उसके ऊपर ज़ीरो टैक्स होगा। ये बहुत बड़ी इसमें चेंज है। अपार्टमेंट्स वालों को फ़ायदा हुआ है, प्लॉट्स वालों को नुकसान हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से है। अच्छा, कोई मसला हो इसमें आप मुझसे बाद में इंडिविजुअली क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ सारी चीज़ें इसी तरह एक्सप्लेन कर दूँ। तो ये था कैपिटल गेन टैक्स कि कैसे होगा। काफ़ी मेजर इंक्रीज़ होगी। देखिए पहले जो है फ़र्ज़ किया आपकी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो वो चौथे साल उस पर सिर्फ 25% अमाउंट जो है वो भी प्रॉफिट की, एक्चुअल प्राइस पे नहीं, जो आपको गेन हुआ होता है उसके ऊपर जो है उसकी जो गेन है उसकी 25% अमाउंट के ऊपर टैक्स लगता था। ठीक है, अब ये जो है सारी अमाउंट जो होगी ना, जो प्रॉफिट की होगी, ये जो मैं फिगर सारे दिए हैं ना ये प्रॉफिट है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि जो प्रॉफिट आपको गेन होता है। और गेन कैसे काउंट होता है
कि आपके उसमें से सारे एक्सपेंसेस वगैरह हर चीज़, ट्रांसफ़र, डीलर का कमीशन, कास्ट बाइंग की और सेलिंग की जो प्राइस का डिफरेंस होता है ना, वो जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर कैपिटल गेन लगता है हमेशा। अब आ जाता है एडवांस इनकम टैक्स। एडवांस इनकम टैक्स जो है पहले फाइलर को 1% देना पड़ता था और नॉन फाइलर को जो है वो 2% देना पड़ता था, और ये एडजस्टेबल होता है। जो कैपिटल गेन आपको मैंने अभी बताया है ना, वो जो है वो काफ़ी कम होता है। लोग समझते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा बन जाता है, इतना नहीं होता। 1% जो आप देते हैं अमूमन उसमें कवर हो जाती हैं चीज़ें, या 2% देते हैं तो उसमें कवर हो जाती हैं। लेकिन ये है कि पहले 1% था फाइलर के ऊपर और 2% था नॉन फाइलर के ऊपर। अब इन्होंने चेंज ये की है कि फाइलर को 2% कर दिया है और नॉन फाइलर को 5% टैक्स प्रॉपर्टी की सेलिंग पे देना पड़ेगा, ठीक है। और ये एडवांस इनकम टैक्स जो है वो इस तरह जो है वो उस पर लागू होगा। ये एडजस्टेबल होता है आपकी सारी इनकम के अगेंस्ट। अगर आपने एक्सेस दिया होता है तो वो आपका एडजस्ट हो जाता है, अगर कम दिया होता है तो मज़ीद आपको उसमें ऐड करना पड़ता है, पेमेंट करनी पड़ती है। अच्छा, ये चेंज थी कैपिटल गेन पे और एडवांस इनकम टैक्स पे। और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अपार्टमेंट पे 2 साल के बाद कोई टैक्स नहीं, मकान के ऊपर 4 साल बाद कोई टैक्स नहीं, और हाउस के ऊपर जो है प्लाट के ऊपर जो है वो 6 साल के बाद कोई टैक्स नहीं है। अब ये बड़ी मेजर किस्म की इंक्रीज़ हैं एडवांस इनकम टैक्स में भी और कैपिटल गेन टैक्स में भी। नंबर्स के साथ मैं इस वक्त आपको नहीं कर पाऊँगा। मेरी बैक पे डिस्क डिसलोकेट हुई है, मेरी इंजरी हुई थी, तो मैंने रिसेंटली कुछ वेट उठाया तो वो ज़रा एग्रीवेट हो गया। मैं काफ़ी ज़्यादा पेन में हूँ, मैं बैठ के वीडियो नहीं बना सकता, लेट के मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं नंबर्स आपको जो है ना नहीं दे पाऊँगा। इसीलिए मेरे आपको वीडियो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि चंद दिनों से मेरी खासी ज़्यादा पेन है बैक में। मेरे लिए चलना भी मुश्किल हुआ और मैंने दुबई जाना था, 2-3 दिन के बाद मेरी फ़्लाइट है, वहाँ पे मैं 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते जाना है मैंने, तो आई डोंट नो कि कैसे मैनेज करूँगा वहाँ पे वॉक वगैरह। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। इन्होंने एक नई चीज़ हमें यहाँ पे डाल दी है जो कि बहुत ही वरीसम है। वो ये है कि आप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं सारी, उनमें सिवाय आपका जो एग्रीकल्चर लैंड है जिसके ऊपर आप काश्त करते हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा, और आपका ज़ाती जो घर है उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। उसके अलावा हर जो आपकी प्रॉपर्टी है, अगर उसकी वैल्यू 2.5 करोड़ से ज़्यादा है तो 2.5 करोड़ से अबव वाली जो अमाउंट होगी उसके ऊपर ये 1% टैक्स लगाएंगे, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हो, चाहे वो आपका इंस्टॉलमेंट की फ़ाइल हो, कैश की फ़ाइल हो, पोसेशन प्लाट हो, नॉन पोसेशन प्लाट हो, रियल एस्टेट ट्रस्ट में पैसे हों, जो भी मर्ज़ी हो। आपकी अगर नेट वर्थ जो है वो 2.5 करोड़ से ऊपर जाती है तो 2.5 करोड़ रुपए तक की आपको एग्जम्पशन होगी कि उस पर टैक्स नहीं होगा। 2.5 करोड़ से ऊपर जितनी अमाउंट होगी उसके ऊपर 1% टैक्स लगेगा। और ये एक प्रॉपर्टी पे नहीं होता, ये पहले ऐसे होता था कि फ़र्ज़ किया फाइलर जो है, पहले एक टाइम पे आया था कि जी 50 लाख से ऊपर जो है फाइलर बाय नहीं कर सकता था। लोग क्या करते थे, वो छोटे 4-4 प्लॉट बाय कर लेते थे जिनकी 10-10 लाख डीसी वैल्यू होती थी, वो 50 का लेती नहीं थे, तो नॉन फाइलर भी बाय कर लेते थे। अब इसमें उन्होंने ये किया हुआ है कि आपकी तमाम प्रॉपर्टीज़ की कंबाइंड वैल्यू जो है वो अगर 2.5 करोड़ से ज़्यादा है, उसमें इंस्टॉलमेंट भी है, एग्रीकल्चर लैंड भी है, आपकी रेंटल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, आपकी जो जो कुछ आपका है आपके नाम पे, चाहे वो डेवलप प्लॉट है, नहीं है, किस्तों वाला है, ओपन फार्म है, जो मर्ज़ी है, वो आप जो है वो उसमें काउंट होगा। अगर वो पकड़ लेंगे कि वो आपकी पोसेशन में है तो वो जो है वो उस पर भी टैक्स है। यानी कि हर तरह की प्रॉपर्टी आपकी, अगेन इसमें इवन एग्रीकल्चर लैंड जिस पे आप काश्त नहीं कर रहे, खाली पड़ा हुआ है, उस पर भी टैक्स पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स कह लें, वेल्थ टैक्स कह लें, जो मर्ज़ी उसको कह लें, कान जिधर से मर्ज़ी पकड़ें। बेसिकली 2.5 करोड़ रुपए की जो अमाउंट है
उसके ऊपर जो है वो टैक्स लगेगा। फ़र्ज़ किया आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है 10 करोड़, उसमें से 2.5 करोड़ पे ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। बाकी जो 7.5 करोड़ की अमाउंट होगी उसके ऊपर आपको 1% टैक्स देना है। इसकी कैलकुलेशन वो बड़ी घुमा फिरा के कर रहे हैं। मैं सादे लफ्ज़ों में आपको बता रहा हूँ कि 1% सीधा सीधा उसका जो है वो टैक्स लगेगा जो है ना। मैम अगर कहते हैं तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि 10 करोड़ की अगर प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर जो है वो 5% की वैल्यू जो है उसको जो अमाउंट आएगी वो 50 लाख रुपया बनती है, तो उसके ऊपर हम 20% रेंटल इनकम जो है वो उसके हिसाब से जो है वो टैक्स लगाएंगे 20%, तो वो भी 1% ही बनता है, यानी कि 10 लाख बनता है। तो चाहे 10 करोड़ पे सीधा 1% कर लें या उधर से कर लें, बात एक ही है। वो इनकम को जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी हम ये रेंटल इनकम गिन रहे हैं, उनको अपने आप को कानूनी तौर पे कवर करने के लिए ना उसको घुमा फिरा के ला रहे हैं। एक्चुअली ये वेल्थ टैक्स है और ये किस्म का जैसे ज़कात है वो इलीगली जो है ना ये इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं और उसको नाम दे रहे हैं कि जी ये खाली प्रॉपर्टी पे रेंट जो है ना हम अज्यूम करते हैं कि आपको मिलना है ये। तो ये जो इनकम आपको होनी नहीं उसी पे वो टैक्स लगा रहे हैं बेसिकली, उसको रेंट कह के। तो ये चीज़ है कि आप सादे लफ्ज़ों में कैलकुलेशन के लिए आपको आसानी रहेगी, मैं इजी कर रहा हूँ आपके लिए चीज़ें कि सपोज़ आपकी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है कंबाइंड, तो उसमें से 2.5 करोड़ निकाल लें, 7.5 करोड़ रुपये जो बचेगा उसके ऊपर आपका 1% 7.5 लाख रुपया टैक्स देना है। ठीक है, ये अब बहुत ही बड़ा धचका होगा क्योंकि हर बंदे की प्रॉपर्टी जब कंबाइंड करते हैं तो वो इतनी हो जाती हैं। आप चाहे छोटे बजट की चीज़ें लें या बड़े चीज़ें बजट की चीज़ें लें, घूम फिर के एग्जैक्ट जो है उनका जो है वो आ जाती है वैल्यू जो है 2.5 करोड़ से बढ़ जाती है। अक्सर लोगों की जो है बहुत ज़्यादा लोगों की बढ़ जाती है। थोड़े लोग हैं जो जिनका नहीं 2.5 करोड़ से नेटवर्थ कम है तो उनको कोई बड़ी वाली बात नहीं है, उन पर कोई टैक्स नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने वर्डिंग में फेयर मार्केट वैल्यू लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो एफपीआर वैल्यू ही गिनी जाएगी। ये फेयर मार्केट वैल्यू जो है एफपीआर वैल्यू को फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि एक और इंक्रीज़ करेंगे ये कि जो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ हैं वो मार्केट रेट पे ले जाएंगे। वो भी उधर से भी हमें झटका लगेगा कि एक्स्ट्रा पहले फ़र्ज़ की 80 लाख पे टैक्स पड़ता था तो अब करोड़ की प्रॉपर्टी है तो वो फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो एफपीआर वाली हो 80 लाख से 1 लाख पे ले जाएंगे, 1 करोड़ पे ले जाएंगे। तो 20 लाख आपका उधर भी बढ़ गया तो उस पर भी ज़ाहिर टैक्स बढ़ गया। एक तो टैक्स की स्लैब बढ़ गई, दूसरी प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ गई और तीसरा उस पर नया वेल्थ टैक्स ठोक दिया इन्होंने। तो ये जो है ना ये भी अब आप ज़हन में रखें कि आपको साल के अगर आपकी प्रॉपर्टी इतनी है तो आपको इतना टैक्स भी देना पड़ेगा। ये जो हायर वैल्यूज़ होंगी ये अगर इंक्रीज़ करते हैं तो ये सिर्फ कैपिटल गेन टैक्स या एडवांस टैक्स में फ़र्क नहीं डालेंगी। अभी ये आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी है सूबाई लेवल पे जो आपको टैक्स लगता है स्टैम्प ड्यूटी की शक्ल में, उस पर भी ये जो है वो अफेक्ट करेगा, वो भी आपका बढ़ जाएगा ना उसी रेशो से। हो सकता है उसकी परसेंटेज भी बढ़ाएं, पहले 5% होता था अब 2%, तो मतलब हो सकता है उसको भी इंक्रीज कर दें, प्लस वैल्यू इंक्रीज करने से वैसे ही कुछ इंक्रीज उसमें आ जानी है। तो ट्रांसफर कॉस्ट जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्लाटों की बढ़ जाएगी जो है, एक तो टैक्सेस बढ़ जाएंगे, दूसरी ट्रांसफर कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसमें फिर हमें देखना पड़ेगा कि हमें मिनिमल जो है स्टैम्प ड्यूटी वाले या एफपीआरडीसी वैल्यू वाले प्रोजेक्ट्स में देखना पड़ेगा बाइंग के लिए, जिनमें लाहौर स्मार्ट सिटी एक बड़ा अच्छा कैंडिडेट है, उसकी एफपीआरडीसी वैल्यू बहुत कम है। रूडा जो है फॉर एग्जांपल लाहौर में 7 मरला की फाइल 28 लाख रुपए में है, उसमें डेवलपमेंट चार्जेस भी शामिल हैं। 15 मरले की 50 लाख रुपए की है, उसमें भी डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी की जैसे मैंने बताया क्योंकि उसकी बहुत कम डीसी वैल्यू है तो वो एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। तो हमें छोटे छोटे जो मिनिमल जो एफपीआर वैल्यूज़ हैं या डीसी वैल्यूज़ हैं उन प्रोडक्ट्स में जाना पड़ेगा ताकि हमें जो है वो ट्रांसफर कॉस्ट मिनिमल पड़े।
ट्रांसैक्शन के, और जब नेट उनको ऐड करें एफपीआर के रेट्स के मुताबिक तो वो जो है सारे कंबाइंड 2.5 करोड़ से नीचे रहे जो है ना। अब कमर्शियल वहाँ पे जो है वो उसकी बहुत कम डीसी वैल्यू, हालांकि मार्केट वैल्यू वहाँ पे काफ़ी है कमर्शियल की। अब 4 मरला और 8 मरला आपको पता है उन पे चल रहे हैं ठीक ठाक। तो लेकिन जब आप एफपीआर वैल्यू के हिसाब से देखें तो वो हमारी मनी वहाँ पे पार्क हो सकती है। इस तरह की कई ऑप्शंस हैं, मैं आगे डिस्कस करूंगा या प्राइवेट ये डिस्कस करूंगा, क्योंकि पब्लिकली अगर मैं कहता हूं तो वो चीज़ फिर हाथ से निकल जाती है, सारे डीलर भाग उठते हैं उन चीज़ों में। जो इस तरह की अच्छी ऑप्शंस हैं मैं प्राइवेटली भी कोशिश करूंगा कि लोगों को बताऊं, बजाय पब्लिकली यहाँ पे सबको डिस्क्लोज करूं। अब देखें यहाँ पे 1.25 लाख बंदा जब ये सुनता है वीडियो या ऑडियो तो उनमें से मल्टीपल बाइज आ जाते हैं, चाहे वो जहां से मर्जी बाय कर रहे हो तो मार्केट वो उससे हिल जाती है एकदम जो है ना, ऊपर को या नीचे को। तो मैं इसलिए अब कोशिश करता हूँ कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ें जो है ना पब्लिकली डिस्कस ना करूं, प्राइवेटली डिस्कस करूं, क्योंकि हम हाथ मलते रह जाते हैं, हमारे क्लाइंट भी हाथ मलते रह जाते हैं। चीज़ या तो बहुत ज़्यादा गेन कर जाती है अगर उसकी फेवर में बोलें, या अगर उसके अगेंस्ट कुछ बात कह दें तो बहुत ज़्यादा गिर जाती है, पर लोग जो है ना वो आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो मैं अब अवॉइड करता हूँ, प्राइवेट में कोशिश करता हूँ कि लोगों को गाइड करूँ। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि मुझसे प्राइवेट में कंसल्ट कर लिया करें, मेरे हाथ अब बंधे हुए हैं, फ्री नहीं हूँ मैं। बहुत ज़्यादा थ्रेट्स आते हैं, डेवलपर से भी आते हैं, जो टोकन बयाना माफिया है, डीलर्स एसोसिएशन है, वो भी तंग करती हैं, उन्होंने हमें डिफेंड करना होता है इस तरह की सिचुएशन में। अगर कोई कहे तो वो भी ज़ाहिर लाइक नहीं करती कि आप किसी चीज़ को नेगेटिव कहें, या वो चाहते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव कहें, तो सिर्फ पॉजिटिव कहा नहीं जा सकता, हमें हर तरह के बंदे को सर्व करना होता है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं एहतियात कर रहा हूँ। आप आई होप यू अंडरस्टैंड माई पोजीशन जो है ना। बहुत ज़्यादा लोगों से जो है ना मैं पास में क्रैप मिलता रहा, मैं बर्दाश्त भी करता हूँ, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई हुई है। इससे पहले कि मैं बहुत ज़्यादा किसी से कोई गलत बात करता हूँ, इसलिए मैं अवॉइड ही करता हूँ। ये एक दफ़ा फिर कहूँगा, चूँकि टैक्सेस भी बढ़ गए, कैपिटल गेन भी बढ़ गया, एडवांस टैक्स भी बढ़ गया, स्टैम्प ड्यूटियाँ भी बढ़ती नज़र आ रही हैं। अगर एफपीआर वैल्यू और डीसी वैल्यू हाई कर देते हैं या रेट उनके इंक्रीज कर देते हैं, जो कि सवाई बजट में भी आने हैं, तो वो मोस्ट लाइकली वो भी इंक्रीज करेंगे। तो गवर्नमेंट गलती कर रही है बहुत बड़ी, इस सेक्टर को जो है ना इतना बड़ा झटका नहीं देना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को करना चाहिए। लेकिन अभी कहीं और कुछ बचा ही नहीं है लोगों का, ऑलरेडी जूस इतना निकाल सकते हैं निकाल लिया है, अब प्रॉपर्टी बची हुई थी, अब इसको जो है वो तबाही की तरफ लेके जाएंगे सब लोग। जब तक ये इधर होती नहीं तबाही तब तक जो है इसको रगड़ेंगे, इससे जूस निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन रेवेन्यू से नहीं निकलना, ट्रांसैक्शन इतनी ड्रॉप हो जाएगी जो है ना, डीलरों का नुकसान होगा, होल्डर्स का नुकसान होगा, एंड यूजर जो है जिन्होंने घर बनाना हो सकता है उनको सस्ते प्लाट मिले, उनका शायद फायदा हो। लेकिन ये हकीकत है कि ये कोई इतना अच्छा बजट नहीं है। दुआ करें कि ये चीज़ें सारी इम्प्लीमेंट ना करें। अमूमन ये सारा कुछ पहले आपके सर पे मारते हैं, बाद में जो है प्रोटेस्ट वगैरह जब होती हैं तो उनमें से कुछ चीज़ें रिड्यूस कर देते हैं या कम कर देते हैं। पहले आपको डराते हैं खूब अच्छा सा दे के चीज़ें सारा कुछ, तो बाद में उनको रिड्यूस रेट्स पे ले जाते हैं या रिड्यूस अमाउंट पे ले जाते हैं। तो होपफुली यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें शायद फाइनल बजट में ना आए, ये तो अब बजट मंजूर होने के बाद पता चलेगा। अक्सर लोग पूछते होते हैं कि ये कब से इम्प्लीमेंट होंगी चीज़ें, ये 1 जुलाई से होंगी, और ये भी पूछते हैं कि फर्ज किया कि 4 से 6 साल का अब इन्होंने कैपिटल गेन का पीरियड किया, तो क्या वो 1 जुलाई के बाद की इन्वेस्टमेंट्स पे काउंट होगा या कि पुरानी पे भी होगा? जो पुरानी पे भी होगा और नई पे भी होगा। जिसने पहले 4 साल के बाद बेचना था और उसको कोई फर्ज किया आप जून जुलाई 1 से पहले अभी बेच देते हैं, तो आप पे 4 साल वाला जो है ना रूल अप्लाई होगा आज से लेके 1 जुलाई तक। लेकिन अगर आप 1 जुलाई के बाद वो प्लॉट बेचते हैं तो फिर आपको टैक्स पड़ेंगे मजीद। तो ये भी एक किस्म की सेलिंग जो है काज करेगा। लोग कोशिश करेंगे कि 1 जुलाई से पहले हम चीज़ को ट्रांसफर कर दें ताकि हमें टैक्सेस ना देने पड़े। तो ये ना इस तरह की चीज़ें अब होंगी जो है ना, ये हमारे बस में नहीं है जब तक हमें क्लियर पिक्चर नहीं मिलती बजट में क्या होता है। तो अमूमन जो है ना इस तरह कई दफ़ा फ़ायदा रहता है बजट के बाद बाइंग करने का, कई दफ़ा नुकसान होता है। अगर वो एफपीआर वैल्यूज़ को आप ऐड करें
तो वो 2.5 करोड़ से ऊपर हुई तो फिर होगा। अब कई जगह पे अभी भी FBR वैल्यू बहुत कम है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रूडा है, उसमें चंद हज़ार जो है उसकी, मतलब 75,000 जो है वो बनती है 15 मरले की शायद, तो वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो FBR वैल्यू उन्होंने वो दी हुई है उसकी, हालांकि मार्केट रेट उसका 15 मरले की फ़ाइल इस वक्त 50 लाख रुपए की है। तो अब ये जो है बाई लॉ जो है वो आपकी जो है वो बहुत कम गिनी जाएगी, तो उस हिसाब से उस पर टैक्स शायद नहीं लगेगा। लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू अगर देखें, मार्केट में ट्रेडिंग जो देखें उसकी, तो वो 50 लाख की फ़ाइल है। तो अब ये ना कई जगह पे आपको कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, कई जगह पे इसको टाइम लगेगा, चीज़ों को फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर बराबर लाते हुए इनको टाइम लगेगा। कई जगह पे इन्होंने फेयर मार्केट वैल्यू से मतलब FBR वैल्यू वैसी ज़्यादा रखी हुई हैं, बहुत ज़्यादा रेट कर दिए हुए हैं वहाँ पे, कई जगह पे रेट नहीं भी हैं। प्रिज्म है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें कई प्लॉट हैं जिनका मार्केट वैल्यू जो है वो FBR वैल्यू से भी कम है। तो ये डिफरेंट चीज़ों पे डिफरेंट इफेक्ट होगा। इन जनरल जो है काफ़ी सारे नए टैक्स लगे हैं प्रॉपर्टी का। लास्ट टाइम पे भी गवर्नमेंट ने नुकसान किया था, नून वालों ने अभी भी किए कर रहे हैं ये। इनका ख्याल है कि इससे रेवेन्यू जनरेट होगा, इंक्रीज़ होगा। हमारा ख्याल है कि इससे रेवेन्यू डिक्रीज़ होगा। मैं पहले हर वीडियो में ये कहता आया हूँ, फिर रिपीट कर देता हूँ। मैं USA में 1988 से देख रहा हूँ, इंक्रीज टैक्सेस से कभी भी आपका रेवेन्यू इंक्रीज़ नहीं होता। डिक्रीज टैक्सेस, जितने कम टैक्सेस हो उतनी ज़्यादा ट्रांसैक्शन होती है, आपका रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ता है। प्लस आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए, नॉन फाइलर को लाना चाहिए। अगर टैक्सेस बढ़ाने हैं, इनके बढ़ानी है, तो उनको चाहिए कि उन पे मज़ीद नॉन फाइलर पे टैक्स लगाएं, या उनको बिल्कुल अलाउ ही ना करें कि वो फाइलर सिर्फ बाय कर सकते हैं। ठीक है, फिर इस तरह है तो इस तरह। आई एम फॉर टैक्सेस। पाकिस्तान में अगर कोई टैक्स देंगे तो चीज़ें बढ़ेगी। अब टैक्सेस जो आते हैं वो सही लगने भी चाहिए। अब आ जाते हैं इसका इम्पेक्ट क्या होगा। इम्पेक्ट क्या होना है, टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान में कोई इस वक्त ऐसा कारोबार अल्टरनेटिव नहीं है जिसमें लोग इन्वेस्ट कर सकें या अपना पैसा लगाएं। अब आप देखें कि ना हमारे मुल्क में आज की डेट में गैस मिल रही है, ना हमारे मुल्क में बिजली मिल रही है, ना बिजली जब चाहती है पानी नहीं होता। अब तीन चीज़ें जब नहीं होंगी तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी, दूसरी चीज़ें कैसे चलेंगी। ठीक है, और जितनी महंगाई चीज़ों में हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा वरीसम है। लोग प्रॉपर्टी में ही कंफर्टेबल फील करते हैं। घूम फिर के लोगों ने प्रॉपर्टी की तरफ ही आना है, और इधर अगर अच्छा बिज़नेस हो रहा हो तो इससे दूसरे सेक्टर्स चलते हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज चलती हैं। PTI गवर्नमेंट ने भी पहले PML ने ज़्यादती की थी 2016 में, कि मैं अच्छा बड़ा झटका दिया था, प्रॉपर्टी को सत्यानाश करके रख दिया था, डेड कर दिया था बिल्कुल। तो PTI गवर्नमेंट आई, उसने भी वही पॉलिसी स्टार्ट की कि टैक्स इंक्रीज़ किया और किया। वो प्रॉपर्टी बिल्कुल बैठ गई। जब बैठ गई तो फिर उन्होंने उसको रिवर्स किया, यू टर्न लिया। यू टर्न लेने से अल्लाह का शुक्र है कि मार्केट 2-3 साल में काफ़ी, पिछले 2 साल में काफ़ी अच्छा गेन किया। अब ये फिर एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। होना इससे कुछ भी नहीं है, प्रॉपर्टी का सेक्टर भी सत्यानाश करेंगे, साल 2 साल के अंदर उसकी अच्छी तरह तबाही हो जाएगी। फिर ये सारी चीज़ें रिवर्स करेंगे, फिर अमनेस्टियाँ देंगे और चीज़ें करेंगे। तो एंड रिज़ल्ट पे ये जो है ना, ये कोई शॉर्ट टर्म के लिए कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। कोई बंदा भी कहे अच्छी न्यूज़ है तो वो गलत है। अब लोग मेरे मुंह से ये चीज़ें जब सुनते हैं तो वो समझते हैं कि मेरी वजह से ये चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, मैं नेगेटिविटी फैलाता हूँ या करता हूँ। भाई चीज़ हर एक दीवार पे लिखी हुई है, हर एक को नज़र आ रही है। मैं ज़रा उसको आसान अल्फाज में आपको बयान करने की कोशिश करता हूँ, तो उससे जो है फिर लोग जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। अब मैं नहीं कहूँगा तो क्या प्रॉपर्टी नीचे जाना रुक जाएगी? हमें एडजस्ट करना पड़ता है अपनी चीज़ों को। मेरे पास ऑप्शन है ऐसी कि जिनको मैं अब सेफ़ तरीके से अपने क्लाइंट्स को उधर ले जाऊंगा, उनमें पैसे उनके सेफ भी रहेंगे, ट्रांसैक्शन कॉस्ट भी कम होगी। मिसाल देता हूँ, भावलपुर का ओपन एफिडेविट है कमर्शियल के, मेन बुलेवर्ड पे 4 मरला कमर्शियल हैं।
वो फ़ाइलें बड़ी अच्छी प्राइस पे इस वक्त मिल रही हैं, 4 मरला की एक 20, 25, 30 पे मिल रही हैं, तो वो बाय की जा सकती हैं कमर्शियल। ठीक है, ओपन एफिडेविट है, कोई आपको ट्रांसफ़र की फ़िक्र नहीं है, कोई आपको वेरिफिकेशन की फ़िक्र नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं देना। महीना रखें, 2 रखें, 4 रखें, जितनी देर तक ओपन है कोई मसला ही नहीं है उसका। इसी तरह लिबर्टी लैंड्स है फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें ओपन फार्म चल रहे हैं, वो जिसके पास है वो मालिक है। ठीक है, और जब तक वो जमा नहीं होते वो आप उस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, पैसे बना सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी बना सकते हैं और लॉन्ग में भी बना सकते हैं। तो ब्लैक मनी इस तरह की चीज़ों में आ जाती है जिसकी डॉक्यूमेंटेशन लोग जो अवॉइड करते हैं, जो नई फाइलर हैं वो फिर इन चीज़ों को प्रेफर करते हैं तो लोगों को फ़ायदा होता है, ट्रेडर को भी होता है, लॉन्ग टर्म होल्डर को भी होता है। और भी बेशुमार ऑप्शंस हैं इस तरह की। डीएचए कोयटा की ओपन फाइलें हैं, अभी उन्होंने कहा है कि वेरीफाई नहीं करनी, वो उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ओपन एफिडेविट वहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। अच्छी चीज़ है, ओपन एफिडेविट नहीं होने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि हमें क्लाइंट्स का भी फ़ायदा देखना होता है। एक तरफ हम कंट्री का फ़ायदा देखते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, टैक्स पे हर एक को करना चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि हमें उसमें से ऑप्शंस भी देखनी होती हैं कि हर तरह के क्लाइंट को सर्व करना होता है, तो ऑप्शन होती हैं। मतलब लिबर्टी लैंड अपना लाहौर स्मार्ट सिटी है, उसमें सेलर फ्री फाइल्स हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, सेलर फ्री फाइल हो जाती हैं। तो इस तरह की ना बेशुमार हिडन ऑप्शंस होती हैं। नए डेवलपर जो हैं, इत्तेहाद आगे आ रहा है ओपन फार्म, उसके आप आ जाने लोग उसको नई शेप दे देते हैं। जैसे ARY लगूना के फार्म्स थे, वो कोई भी मालिक नहीं है, वो कह रहे हैं जी इंटेंटेड फॉर बाइंग प्रॉपर्टी है, तो वो जितना मर्जी पैसा उसमें इकट्ठा कर लें, पार्क कर लें, अगले फार्मों के ऊपर ही पैसा पार्क करके रख लेते हैं। ठीक है, तो वो ना वो आपकी रियल बाइंग होती है, ना उस पर कोई ट्रांसफ़र होती है, ना उस पर कोई टैक्स पड़ता है। तो इस तरह की जन चीज़ें होती हैं, लूप होल होते हैं। DHA इस्लामाबाद है, सालों से 2 सदियाँ हो गई हैं वहाँ पे ओपन सर्टिफिकेट चल रहे हैं। ठीक है, जिसके हाथ में वही मालिक है। तो कोयटा में देखें आपके सामने कितनी देर ओपन फार्म चलते रहे हैं, सारी जगह पे सारे लोग टैक्स देते रहे हैं, हैवी हैवी देते रहे हैं, इधर चलता रहा, किसी ने नहीं रोका। अब आके वो बंद हो रहा है। तो ये चीज़ है कि इस तरह की ऑप्शन चलती रहती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, बहुत से दोस्त बड़ा वरी हो गए हैं कि एक नया क्लास इन्होंने डाला है कि रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का जो है ना वो लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। पहले ये था कि जो भी 183 डेज से ज़्यादा पाकिस्तान में रहता है वो रेजिडेंट गिना जाता है और उसको रेजिडेंट के तौर पे टैक्स फाइल करना पड़ता है और उसके साथ वेल्थ स्टेटमेंट भी करनी पड़ती है। नॉन रेजिडेंट जो होता है वो 6 महीने से कम जो पाकिस्तान में रहा हो वो नॉन रेजिडेंट कहलाता है। नॉन रेजिडेंट के लिए ज़रूरी नहीं होता कि वो अपनी वेल्थ टैक्स की इंफॉर्मेशन सारी दे, अपनी प्रॉपर्टी की सारी इंफॉर्मेशन दे। अगर वेल्थ स्टेटमेंट नहीं देगा तो वो FER आपको कुछ भी नहीं पूछ सकता कि क्या है, कहाँ है, किधर किधर से आया, किधर गया। आप पे रिक्वायर्ड ही नहीं है कि आप वो फाइल करें अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं। अगर आप वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करेंगे तो उनको पता चलेगा ना आपने ये प्रॉपर्टी ली या है, तो उनके ऊपर जो भी टैक्स काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो वो लगेगा। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जो है ना वो वेल्थ स्टेटमेंट वैसी फाइल नहीं करनी पड़ती और उनके लिए टैक्स फाइल करना भी बड़ा आसान है, फाइलर भी बन जाते हैं। 5 मिनट में आपका टैक्स ऑनलाइन फाइल हो जाता है, उसमें वेल्थ स्टेटमेंट डालनी नहीं होती, सिर्फ आपने ये बताना होता है मेरा नाम ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है, मैं इधर कंट्री में इसमें रह रहा हूँ, दैट्स इट डन। आप क्लिक करते हैं, आपकी टैक्स रिटर्न ज़ीरो इनकम पाकिस्तान से फाइल हो जाती है, आप फाइलर बन जाते हैं और आप पे किसी किस्म के जो है ना ये एक्स्ट्रा जो टैक्सेस हैं नॉन फाइलर वाले वो नहीं लगते, आपकी बचत होती है। तो अब इन्होंने इसमें ना एक नया का वो कटा खोला है, उसमें ये लिख दिया है कि जी जो लोग पाकिस्तान के बाहर अगर वो टैक्स रेजिडेंट नहीं है तो वो पाकिस्तान के टैक्स रेजिडेंट काउंट करेंगे। अब इसको क्लियर कर दूं कि ये जो है ना ये आपके गल्फ़ वाले या जहाँ जहाँ भी आपका रेजिडेंट परमिट है, आप लीगली रह रहे हैं, वहाँ पे आपका टैक्स कटता है या एग्जेम्प्ट हैं आप, तो वो आप पे वो लागू नहीं होता। ये उस तरह के लोगों के लिए है जो इसको मिसयूज़ करते थे। फ़र्ज़ किया एक बंदा अरबपति है पाकिस्तान में, वो क्या करता था, 6 महीने से ज़्यादा पाकिस्तान में रहते नहीं था। वो 5 महीने पाकिस्तान में रहा, 5.5 महीने, उसके बाद महीना वो थाईलैंड चला जाता है, 2 महीने वो दुबई में गुजार आता है, 1 महीना वो अमेरिका में गुजार दिया, 1 आध महीना यूरोप में गुजार दिया। ना वो यूरोप का रेजिडेंट है,
ना वो अमेरिका का रेजिडेंट बनेगा, ना वो यूए कहीं पे उधर भी उसको टैक्स फाइल नहीं करना, पाकिस्तान में भी नहीं करना। तो इस तरह की चोर बाज़ारी में ना लोग अरबों रुपया बचाते थे कि वहाँ पे भी टैक्स रेजिडेंट नहीं है और पाकिस्तान में भी नहीं है। तो इस तरह के लोगों को जो है ना अब वो पाकिस्तान में ऑटोमेटिकली रेजिडेंट गिना जाएगा। जो लोग बाहर के रेजिडेंट नहीं हैं उनको पाकिस्तान रेजिडेंट जो है वो तस्वर किया जाएगा। अब इसमें जो लोग किसी भी कंट्री में टैक्स पे करते हैं, लोकल एग्जम्पशंस हैं, जैसे कि आप अकामा होल्डर हैं तो आपको वहाँ पे टैक्स कटते हैं और एग्जम्प्ट होते हैं, ज़ीरो टैक्स होता है, जो भी होता है आपके डिफरेंट कंट्री के हिसाब से। तो आपको फ़िक्र वाली ज़रूरत कोई नहीं है, ये आप पे लागू नहीं होता। आप स्टिल नॉन रेजिडेंट हैं और आप स्टिल पाकिस्तान की नॉन रेजिडेंट की टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे ऑप्शंस मैंने 2-3 तो डिस्कस किए हैं कि कैसे हमने एडजस्ट करना है। हमें चीज़ों को ना एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं ज़ाती तौर पे एडजस्ट करता आया हूँ क्लाइंट्स की भी और अपनी भी इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर फर्दर आपको कुछ चाहिए कि किस जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट फर्दर करनी है, ये कैसे करनी है, सजेशन यही है कि मिनिमम एफपीआर वैल्यूज़ वाली प्रॉपर्टी में जाएं, जैसे रूडा है, मुल्तान है, कोयटा की अभी डीसी वैल्यू, एफपीआर वैल्यू मतलब एफपीआर वैल्यू कम है, बालपुर की कम है। कई चीज़ें जो हैं अभी उधर भी इंस्टॉलमेंट वाली जो ऑप्शंस हैं, फ़र्ज़ किया कोयटा की है तो उस पर एफपीआर वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। वो आपकी जो बुकिंग प्राइस है उसके ऊपर चलता है काम। लेकिन जो आपका एफिडेविट एलोकेशन होता है वो डिफरेंट वैल्यू रखते हैं। तो ये ना आपको कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। आप मुझसे रब्ता करें, आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट करनी हो या जो है उसको हमें तैयार करना पड़ेगा। अगले 12-18 महीने जो है ना काफ़ी टफ होंगे जब तक इनको पता चलेगा कि रेवेन्यू ड्रॉप हो गया बजाय इंक्रीज़ होने के। टैक्सेस से क्या होता है, ट्रांसैक्शन कम हो जाती है। ट्रांसैक्शन कम होने से क्या होता है, रेवेन्यू कम हो जाता है। जब इनको रियलाइज़ होगा अगले बजट तक जो है ना, तो उस वक्त तक हमें अपने आप को सेव करना है, सेव जगह पे इन्वेस्ट करना है जहाँ पे हमें टैक्सेस मिनिमल देने पड़े, फीसें मिनिमल देने पड़े और मैक्सिमम गेन हम प्रॉपर्टी कर सकें। बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने का। लाहौर एस्टेट के ग्रुप्स ज्वाइन करें। जैसा मैंने बताया कि 1000 प्लस हमारे इस वक्त ग्रुप्स हैं, उसमें 1.25 लाख के करीब क्लाइंट्स हैं। हम डेली उनको इस तरह के अच्छे जो है वो इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि वो टाइमली बेसिस पे अपनी चीज़ों को एडजस्ट कर सकें, बाय कर सकें, सेल कर सकें। कोई भी उनका क्वेश्चन हो, रिगार्डलेस जहाँ से मर्ज़ी वो ले रहे हो, हम उनको आंसर करते हैं, उनको हेल्प करते हैं फ्री ऑफ कास्ट। हम आपको ड्रोन वीडियोस देते हैं हर स्कीम का जिसमें हम डील कर रहे हैं। रेट डेली बेसिस पे अपडेट करते हैं, मैप अपडेट करते हैं, प्राइसेस अपडेट करते हैं। दिन रात मेहनत करके हलाल कमाई कमाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पैसे भी देता है, इज़्ज़त भी देता है। आपका लाहौर एस्टेट पे ट्रस्ट करने का हमेशा से बहुत शुक्रिया। आपका लाहौर एस्टेट के ग्रुपों में होना, हमारे चैनल को फॉलो करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सब चीज़ों का। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लाहौर एस्टेट से मुजाहिद यासीन +92 322 492 999।